मीटर ब्रिज के हवाले से बात करते हैं। तो ये मीटर ब्रिज क्या होता है देख लेते हैं। तो बच्चों मीटर ब्रिज की हेडिंग बनाइएगा। बेसिकली स्टूडेंट मीटर ब्रिज ऑल्सो कॉल्ड जी एक पेज होगा, ऑल्सो कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज भी कहलाता है। नहीं नहीं सही है। जो हमारे पास मीटर ब्रिज होता है इसको हम ऑल्सो कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं, सही है ना। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज इसलिए कॉल करते हैं क्योंकि इसमें जो वायर लगा होता है वो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर का होता है, सही है। वैसे स्टूडेंट मीटर ब्रिज 200 वाले भी होते हैं, 300 वाले, मतलब जब न्यूमेरिकल में लेंथ गिवन नहीं दिया जाए तो 1 मीटर हम लेते हैं, सही है, या 100 सेंटीमीटर के बराबर लेते हैं। लेकिन बाद में न्यूमेरिकल में लेंथ गिवन देते हैं तो हम गिवन लेंथ पे काम कर रहे होते हैं। जबकि स्टूडेंट इसकी ये जो स्टूडेंट फाइंड आउट करता है, डिटर्मिनेशंस करता है अननोन रेजिस्टेंस को, टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, सही है, टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, सही है, हो गया सर, आप जा सकते हैं। टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस, सही है, टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब रॉ की वैल्यू जो होती थी ना, रेजिस्टिविटी को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी को हम रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, सही है। तो हम मीटर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी, या फिर हम इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। जबकि बच्चों इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ meter bridge, the working principle of meter bridge is Wheatstone bridge, सही है। तो ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। बेसिकली स्टूडेंट जो हमारा मीटर ब्रिज होता है ना वो इस तरीके से बना होता है एक डिवाइस, सही है। मीटर ब्रिज इस तरीके से हमारे पास यूं बने हुए होता है, सही है। एक मीटर स्केल होता है, एक हमारे पास मीटर स्केल होता है, और इस तरीके से ये स्ट्रिप लगे हुए हैं। यही कहना चाहूंगा, ये हमारे पास स्केल है 1 मीटर का, सही है। 1 मीटर का आपके पास ये स्केल लगा होता है। इस स्केल के ऊपर रेजिस्टेंस वायर होते हैं, इस स्केल के ऊपर एक रेजिस्टेंस वायर होता है। इसके दरमियान से हम एक वायर निकालते हैं और सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर को लगाते हैं, और दूसरा पॉइंट हमारे फ्री हैंड होता है, हम इससे रीडिंग देख रहे होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ये अननोन रेजिस्टेंस है, और इस जगह पे नॉन रेजिस्टेंस, जिसको हमें जो मालूम होता है इस रेजिस्टेंस से इसको हम बैलेंस कर रहे होते हैं। एक्स के सामने वाली लेंथ को हम एल कहते हैं, सही। इस पॉइंट का नाम होता है सी, इस पॉइंट का नाम होता है डी, इस पॉइंट का नाम होता है ए, और इस पॉइंट का नाम होता है बी। यहां से एक वायर निकालते हैं की मदद से बैटरी के पॉजिटिव
और नेगेटिव्स लगाते हैं। ये मीटर ब्रिज ऐसा अपरेटस होता है, प्रैक्टिकल आप करते हैं तो ये इस टाइप का अपरेटस होता है। आप हमेशा याद रखिएगा x के सामने वाली लेंथ को हम lx कहते हैं और r के सामने वाली लेंथ को हम क्या जिसका नाम देते हैं lr का नाम देते हैं। मैंने कहा ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपने कहा सर ये वीट-स्ट्रैंड ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वीट-स्ट्रैंड ब्रिज तो यूं बना हुआ होता है, ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है बच्चों, वीट-स्ट्रैंड ब्रिज पे। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। इस पॉइंट का नाम A, B, C और ये D है। इस रास्ते में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। मैं सिर्फ बच्चों ये बताना चाहता हूँ आपको, देखें कि A और C ये वीट-स्ट्रैंड ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है ना, तो हम इसको इससे मैच करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे A और C के दरमियान में क्या लगा हुआ है, R1। तो यहाँ पे A और C के दरमियान में क्या लगा हुआ है, X, इसको हम R1 लेंगे। यहाँ पे देखो C और B के दरमियान में क्या लगा हुआ है, तो आप कहेंगे R2। यहाँ पे C और B के दरमियान में क्या लगा हुआ है, ये, तो इसको हम कहेंगे R2। फिर यहाँ पे स्ट्रैंड A और D के दरमियान में क्या लगा हुआ है, R3। तो A और D के दरमियान में हमारा LX है, इसको हम R3 लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखें D और B के दरमियान में, D और B के दरमियान में यहाँ पे LR है, इसको हम क्या कहेंगे, सही, R4 कहेंगे। तो आप खुद देख लें, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है R1 अपॉन R2 का, वो क्या होता है, R3 अपॉन R4 के बराबर होता है। अगर इस फॉर्मूले में हम इसके मुताबिक वैल्यू रखें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा मीटर ब्रिज का, x, R1 क्या है, x है, R2 क्या है, R है, और इसी तरीके से R3 क्या है, LX है, और R, सही है, R आपके पास स्टूडेंट क्या है, 4LR है। अब आपके जहन में एक बात आएगी स्टूडेंट, क्या, कि लेंथ को, यहां तो बातें क्लियर हो गई इस साइड में कि ये एक अननोन रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। आप कहेंगे सर ये तो लेंथ है, लेंथ को आपने रेजिस्टेंस के बराबर कैसे लिया, तो लेंथ को रेजिस्टेंस के बराबर इस तरीके से लिया। आर का फॉर्मूला क्या होता है, रॉ एल अपॉन ए के। देखें रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट होता है, मीटर ब्रिज में एरिया यूनिफॉर्म होता है, एरिया ऑफ वायर, मतलब जो रेजिस्टेंस वायर है इसको यूनिफॉर्म वायर लगाना लाजमी होता है। तो ये आपके पास यूनिफॉर्म वायर होते हैं, तो यूनिफॉर्म वायर का एरिया कांस्टेंट, जब ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो लेंथ और रेजिस्टेंस आपस में क्या हो गए, बराबर। याद रखिएगा कि किसी मीटर ब्रिज में शर्त होता है कि जो रेजिस्टेंस वायर आपने लगाया वो यूनिफॉर्म लगाएंगे, से कांस्टेंट एरिया का लगाएंगे। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है। और इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में अप्लाई करने का तरीका कारी होता है, एक्स की वैल्यू हमेशा कम होगी मुकाबले में आर के। ये स्टूडेंट हमारे पास है मीटर ब्रिज। फिर से एक दफा, हाँ, यूनिफॉर्म स्टूडेंट। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ एक दफा फिर से। मीटर ब्रिज 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का वायर होगा, और इसी तरीके से आपके पास ऑल्सो कॉल्ड क्या होता है, इसको स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं। और डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो वीट-स्ट्रैंड ब्रिज होता है, ये अपरेटस होता है। आपने इसको वीट-स्ट्रैंड ब्रिज के मुताबिक देखा तो ए और सी के दरमियान में, ए और सी के दरमियान में R1 है, तो ए और सी के दरमियान में यहाँ पे X है। और यहाँ पे देख लें सी और बी के दरमियान में क्या है, R2 है, तो यहाँ पे R है। इसी तरीके से ए और डी के दरमियान में यहाँ पे R3 है, तो यहाँ पे ए और डी के दरमियान में LX है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये कंडीशन हो गया। तो हमने इसको अप्लाई कर दिया, इसके मुताबिक ये फॉर्मूला बन गया। अब हम इससे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, सही है, ओके। आप जाएं, कोई मसला नहीं हो गया छोड़ो, कैसे सीखेंगे। हाँ ये काम करना पड़ता है, ये टिक करोगे ना, हाँ ये सिक्योरिटी के ऊपर टिक करोगे तो खराब नहीं करेंगे बच्चे, वरना वो अपने जैसे बनाएंगे। बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा,
इसमें नो डिफ्लेक्शन बताना है, आप बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस 8 ohms है, एक रेजिस्टेंस 12 है, तो जो कम वाला रेजिस्टेंस उसको x लेंगे, x की वैल्यू 8 है, r की वैल्यू 12 है, और आपने इस कंडीशन में नो डिफ्लेक्शन जहां पे नल पॉइंट दे रहा है वो निकालना है। जबकि इस सवाल में a से लेके b तक जो डिस्टेंस है वो 400 सेंटीमीटर बता रहे हैं। अगर ये लेंथ गिवन नहीं देते तो हम क्या लेते हैं, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लेते हैं। बताओ क्या राइट आंसर आएगा। चटनी है, इसी का भी चटनी है। बेटा यूनिफॉर्म एरिया होगा, यूनिफॉर्म एरिया है और रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो लेंथ और रेजिस्टेंस आपस में बराबर होंगे, लेंथ और रेजिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। ये देखें, आप इस सवाल को इस तरीके से बना लें। देखिए स्टूडेंट, यहां पे आपके पास रेजिस्टेंस दी हुई है, ये आपके पास 8 ohms हैं, ये 12 ohms हैं, और ये आपके पास रेजिस्टेंस वायर है। एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर को आपने यूं लगाया, सही है। हमें कह रहे हैं जब ये नल पॉइंट शो करेगा ना, ये 0 शो करेगा इस मीटर में, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, हमें वो डिस्टेंस बताना है। हमें पता है ये ए से लेकर बी तक जो पूरा डिस्टेंस है वो 400 सेंटीमीटर का है। ए से लेकर बी तक पूरा डिस्टेंस कितने का है, 400 सेंटीमीटर का है। आप फर्ज कर लें, देखें मुझे नहीं पता कि यहां से यहां तक डिस्टेंस में कहां पे नल पॉइंट आएगा, इतना तो पता है कि 0 से लेके 400 के दरम्यान में कोई भी आंसर हो सकता है। 100, 150, 160, कोई भी नंबर स्टूडेंट यहाँ पे हो सकते हैं। तो जो नंबर होगा उसको आपने सपोज कर लिया कि वो y है, तो बकिया कितना होगा, 400 माइनस y। बेटा अगर मैं फर्ज कर लूं कि इस दीवार से लेके इस दीवार तक डिस्टेंस जो है वो 400 है और मैं मिड पॉइंट पे खड़ा हुआ हूं, तो आप क्या करेंगे, सही है। मैं अगर कहूं कि भाई इधर पे मैं मिड पॉइंट पे खड़ा हूं तो आप आधा आधा डिवाइड कर देंगे, लेकिन मैं आपको कहूं कि मैं एक मिड पॉइंट से भी इधर हटकर खड़ा हूं, तो आपने फर्ज कर लिया ये x है, तो दूसरा आपके पास क्या होगा, 400 माइनस x होगा, सही है। अगर आपने y सपोज कर लिया तो 400 माइनस y, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, मैं ये कह रहा हूं ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक 400 सेंटीमीटर है। मैंने फर्ज कर लिया कि यहाँ पे हम 20 पे खड़े हुए हैं, तो ये बकिया वाला कितना होगा, 400 माइनस 20 होगा ना, ये इतनी लेंथ होगी। तो हमने फर्ज कर लिया, हमें नहीं पता क्या है, कहाँ पे हम खड़े हुए, हमने डिस्टेंस को मेजर नहीं किया हुआ है, तो हमने y सपोज कर लिया, तो वो ये होगा। अच्छा ये x होगा जो कम है, जो ग्रेटर है वो r होगा। x के सामने वाली लेंथ को हम lx कहते हैं, r के सामने वाली लेंथ को हम lr कहते हैं। अब आप उस फॉर्मूले में आ जाएं, x अपॉन r, lx अपॉन lr के बराबर होता है, सही। तो x की वैल्यू आपके पास 8 है, r की वैल्यू आपके पास 12 है, lx स्टूडेंट y है, और lr 400 माइनस y है, 400 माइनस y। इसको 4 के टेबल पर 2 और इसको 3 कर लें, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ये इधर से इधर आया, ये इधर से ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा माइनस का 2y। ये आपके पास 3y प्लस 2 कितना हो जाएगा, 800, 5y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 800 डिवाइडेड बाई 5, 160 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट देगा। 5 से अगर 80 को डिवाइड करो 16 होगा, 0 आपके पास है, तो ये राइट आंसर आप इसके पास क्या आया, 160 सेंटीमीटर के ऊपर इसका राइट आंसर आएगा। फिर से मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा कि रेजिस्टेंस की जो कम वाली वैल्यू होगी उसको x लीजिएगा हमेशा, जो ग्रेटर नंबर होगा उसको r लीजिएगा, सही है।
अब मैं ये कह रहा हूं कि देखें जहां पे भी ये नल पॉइंट देगा हमें नहीं पता कहां पे देगा, ये सही है, ये कहां पे देगा स्टूडेंट नल पॉइंट हमें नहीं पता। हमने फर्ज कर लिया कि ये डिस्टेंस y है, क्योंकि पूरा डिस्टेंस 400 था तो हमने इसको 400y ले लिया। x के सामने वाली लेंथ को lx कहते हैं, r के सामने वाली लेंथ को lr कहते हैं। फॉर्मूला ये है, x की जगह पर रखा 8, r की जगह पर रखा 12 और lx की वैल्यू क्या है y, lr की वैल्यू क्या है 400 माइनस y। अब आप 4 के टेबल में डिवाइड कीजिएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये इधर तो ये 800 होगा इससे मल्टीप्लाई होकर, मतलब एक दफा आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद ये माइनस का 2y इधर जाके प्लस का हो गया, 5 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 160। तो इसका राइट आंसर जो है वो 160 है, नोट कीजिएगा जल्दी। अब हम पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे, जल्दी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाह रहे हैं जल्दी लिख लें। अब हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। थैंक यू बेटा। जल्दी बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये डन हो गया होगा टॉपिक। अब हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। देखें पोटेंशियोमीटर, उस दिन भी मैंने आपको वोल्ट मीटर पढ़ाते हुए बताया कि पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है। पोटेंशियोमीटर का काम स्टूडेंट हमारे पास जो है वो स्टूडेंट ईएमएफ फाइंड करता है या इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहा होता है। तो हम पोटेंशियोमीटर हमारा टॉपिक है। पोटेंशियोमीटर हमारे पास स्टूडेंट, पोटेंशियोमीटर की हम बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है, टू डिटरमाइन द EMF and internal resistance of the सेल। जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर होता है इसका काम होता है ईएमएफ, सही है। जो हमारा पोटेंशियोमीटर है इसका काम है टू डिटरमाइन द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सही है। तो यहां से स्टूडेंट इस कंडीशन में आपके पास ये डिटरमाइन करता है, सही है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल मालूम करने का काम ये कर रहा होता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, दो प्रिंसिपल होते हैं इसके। पोटेंशियोमीटर की दो प्रिंसिपल होती हैं। एक स्टूडेंट नंबर 1 पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। नंबर 1 पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, सही है। नंबर 2 बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज होता है। बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज होता है। सबसे पहले स्टूडेंट हम ये समझना चाहेंगे कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, सही है। इन प्रिंसिपल को हम समझते हैं। तो नंबर 1 स्टूडेंट हम बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। सही है, ये हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को कहते हैं।
द पोटेंशियल डिफरेंस, सही है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ से इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होगा V अपॉन L। अब अगर मैं इसके मुताबिक आपसे पूछूं यूनिट क्या होगा, तो यूनिट आप बताएंगे सर वोल्ट पर मीटर होंगे। अच्छा आप बताएं, ये वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट तो होती है, मतलब वोल्टेज को लेंथ में डिवाइड करना पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो यूनिट वोल्ट पर मीटर, ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भी होती है, बताएं किसकी होती है? जी जी बेटा सही बता रहे हैं आप लोग, वोल्ट पर मीटर किसी और क्वांटिटी की यूनिट भी है। कुछ बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक ही चीज होता है, मतलब यही यूनिट स्टूडेंट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, या इसको हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, सही है। तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूर जाता है वीक होता जाता है, तो वोल्टेज जैसे जैसे वायर में डिवाइड होता जाता है वीक होता जाता है, मतलब एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं पे जाकर वो जीरो होगा, सही है, रेजिस्टेंस वायर के ऊपर। तो देखें हम इस कंडीशन में बात करना चाह रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज की। ये बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज क्या है? मतलब वोल्टेज को वायर में डिवाइड कर देना पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। और अब हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज की। जो हमारा दूसरा पॉइंट है बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज। बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज की बात करें, आपने अगर पोटेंशियोमीटर में बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज की बात करते हैं, पोटेंशियोमीटर में आपने देखा होगा बहुत सारे वायर लगे होते हैं, 1 मीटर के वायर से भी बनाते हैं, 5 मीटर के वायर से भी बनाते हैं, 4 मीटर के वायर से भी बनाते हैं, 10 मीटर, हर लेंथ पे बना सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं कि जैसे एक वायर लगा हुआ पोटेंशियोमीटर में, ये रेजिस्टेंस वायर है, ये 1 मीटर का वायर लगा हुआ है, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, ये हमारा अपरेटस है पोटेंशियोमीटर का, और इसके अंदर 1 मीटर का वायर लगा हुआ है। बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज में हम क्या करना चाहते हैं कि इस पॉइंट का वोल्टेज VA, इस पॉइंट का वोल्टेज VB आपस में क्या हो, बराबर हो जाए। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, जीरो। जब पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और हमने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ही यही बताया है, क्योंकि V का फॉर्मूला होता है E-IR। कभी भी बैटरी की इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगी, तो हम करंट को जीरो करके EMF को पढ़ते हैं। जब करंट को जीरो करेंगे तो इस कंडीशन में आपने यहाँ पे जीरो, तो ये पूरा पोर्शन जीरो होगा, तो V और E आपस में बराबर होंगे। तो हमने क्या प्रिंसिपल बनाया, मैंने कहा था ना, वोल्ट मीटर में जब करंट जीरो जाएगा, जब वोल्ट मीटर में करंट जीरो जाएगा तो नीचे रेजिस्टेंस के पास पूरा का पूरा 10 आएगा, और 10 × 10 100 होगा, और वहां पे जीरो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि गैल्वोन वोल्ट मीटर खुद कैसे चलेगा, 0 एम्पियर पे तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे चल रहे होते हैं। तो हमने एक डिवाइस बनाया पोटेंशियोमीटर, और जिसका प्रिंसिपल ये रखा कि हम करंट को जीरो करके EMF पढ़ेंगे, जिसका प्रिंसिपल ही यही बनाया कि बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज को बैलेंस करेंगे, वोल्टेज को लेंथ ऑफ वायर में डिवाइड करेंगे, सही है, और बैलेंसिंग पॉइंट को निकाल कर हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में करंट को जीरो करके EMF को डिटर्मिनेशन करेंगे। तो ये प्रिंसिपल बना लिया हमने। जो हमने वोल्ट मीटर में एरर देखा था, उसी एरर को दूर करने के लिए हमने इसके प्रिंसिपल ही वैसी बना लिए। तो ये पॉइंट आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज क्या है। अब मैं इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि इसका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंसिटिविटी, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। अब हम यहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे।
पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह और बातें समझ में आएंगी। अभी जो बातें हमने ऊपर पढ़ी हैं इनकी और एक्सप्लेनेशन इस सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर के अंदर बात करते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो देखिएगा आपके पास एक पोटेंशियोमीटर ऐसा होता है जिसमें 1 मीटर का वायर लगा होगा। कितने का? 1 मीटर का। जैसे कि वो ये 1 मीटर वाला बना लिया आपने। 1 मीटर का वायर है और इस तरीके से एक पोटेंशियोमीटर आपके सामने यूं दिया। अगर 1 मीटर का वायर है तो इसकी जो लेंथ आपके पास है वो 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है, और मिलीमीटर में सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर में अगर हम देखें तो 1000 मिलीमीटर के बराबर। अब मैं इसका अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालूं, अब आपके समझ में आएगा सर पोटेंशियल ग्रेडियंट कहां अप्लाई होता है। देखो कहां अप्लाई होता है, V अपॉन L से। तो V ऐसी रहा है, L की वैल्यू 1000 सबसे छोटी यूनिट पे निकाल रहे हैं तो 0.01 V आ गया। मतलब 1 मीटर के वायर से अगर हम पोटेंशियोमीटर बनाएंगे तो सबसे कम ईएमएफ क्या पढ़ सकते हैं, मतलब किसी बैटरी की सबसे कम ईएमएफ कितनी होगी, इतनी पढ़ सकते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि सबसे कम वैल्यू क्या पढ़ सकोगे, सबसे कम वैल्यू ये पढ़ सकोगे, ये सेंसिटिविटी है। एक पॉइंट और क्लियर करता हूं। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात पोटेंशियोमीटर जो हमारे पास होता है उसमें काफी वायरें लगी हुई होती हैं, 5 वायरें, बल्कि आपने लैब में जो देखा होगा वो ऐसी वाला देखा होगा। लैब में आपने जो पोटेंशियोमीटर देखा होगा वो आपको इस तरीके से 5 वायर का या 4 वायर का पोटेंशियोमीटर आपको लैब में देखा होगा। ये एक आपके पास पोटेंशियोमीटर है। अब मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो मेरा दूसरा पोटेंशियोमीटर आपको दिख रहा है, इस पोटेंशियोमीटर में लेंथ ऑफ वायर जो है वो कितना है, 5 मीटर का। 5 मीटर का से मुराद क्या हो गया, 500 सेंटीमीटर और 5000 मिलीमीटर। अब मैं इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालूं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे V अपॉन L से। तो ये V अपॉन L की वैल्यू 5000 रखा तो ये वैल्यू आएगा 0.0002 V। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वाले बैटरी में सबसे कम ईएमएफ कितना पढ़ेंगे, 0.001। उस वाले में कितना पढ़ेंगे, 0.0001। तो क्या बातें समझ में आई कि इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। आप पोटेंशियोमीटर में जितनी वायर की लेंथ बढ़ाओगे उतना क्या बढ़ेगा, तो सेंसिटिविटी बढ़ेगा। मैं इस चीज को यहां पे स्टूडेंट लिख भी देता हूं और एक सवाल पूछता हूं, उसके मदद से भी और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आप मुझे बताओ, एक पोटेंशियोमीटर है जिसमें 1 मीटर का वायर भी है, या 5 मीटर का वायर है, या स्टूडेंट 10 मीटर का वायर है, और इसके अलावा स्टूडेंट आपके पास ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ ऑप्शन। मेरा सवाल ये है कि मैक्सिमम सेंसिटिविटी के लिए कौन सी लेंथ ऑफ वायर रखें, मैक्सिमम सेंसिटिविटी के लिए लेंथ ऑफ वायर क्या रखें जी, मैक्सिमम सेंसिटिविटी के लिए लेंथ ऑफ वायर क्या रखें। तो आप सब ने कहा सर सी ऑप्शन 10, वेरी गुड। राइट आंसर क्या होगा, जितना ग्रेटर लेंथ होगा सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। अगर मैं बोलूं कि मिनिमम के लिए बता दो तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटी वाली लेंथ पे मिनिमम आएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि एक पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए कौन कौन सी लेंथ रख सकते हैं, तो आप कहेंगे ऑल ऑफ दी, सब रख सकते हैं। 1 वाले भी बना सकते हैं, 5 वाले भी बना सकते हैं, 10 वाले भी बना सकते हैं, 4 वाले भी बना सकते हैं, 6 वाले भी बना सकते हैं, एनी नंबर पे बना सकते हैं। मैक्सिमम पूछूं सबसे बड़ी लेंथ बताइएगा, मिनिमम पूछूं सबसे छोटी लेंथ बताइएगा। तो आपको बातें यहां समझ में आ गई कि इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर, इंक्रीज लिख लीजिएगा इस बात को, इंक्रीज the length of wire, increase the sensitivity of
सही है बच्चों, इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे उतनी ज्यादा सेंसिटिविटी इंक्रीज होंगे। जल्दी स्टूडेंट नोट कीजिएगा, और भी बातें बताऊंगा इसमें, इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। सर थैंक यू, कर लेना। देखो बेटा जल्दी देखो, जल्दी बच्चों इसको नोट करें, फिर आगे अभी हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले पे आते हैं और उससे न्यूमेरिकल और कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस भी इसमें हम करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर शुरू से मैं बता रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर का काम होता है ईएमएफ को डिटरमाइन करना या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को बताना। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट होते हैं, बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज होते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होता है, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। सही है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला V/L है, वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट है, और वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट भी होती है या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट भी होती है। बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज में आते हैं तो मैंने आपके सामने एक, सही है, एक आपके सामने स्टूडेंट मैंने पोटेंशियोमीटर बनाया हुआ 1 मीटर का। एक 1 मीटर का स्टूडेंट पोटेंशियोमीटर आपको दिख रहा है। मैंने कहा जब इन दोनों का वोल्टेज बैलेंस हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो होगा तो करंट जीरो, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हम जीरो नहीं कर सकते, कभी भी रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट। तो हमने इसको यहाँ पे रख लिया, तो ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गए। तो हम करंट को, हमने प्रिंसिपल बना लिया कि करंट को जीरो करके ईएमएफ निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको वोल्ट मीटर में भी बातें बताई थी इनके हवाले से, तो वही सेम कंडीशन हमने यहाँ पे भी अप्लाई कर लिया। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर पे आया तो हमने 1 मीटर की जब वायर निकाली तो हमने सबसे छोटी लेंथ पे हम सेंसिटिविटी देखते हैं, स्मॉल कैलकुलेशन को कहते हैं। अब आपको ये सर 100 पे क्यों नहीं देखा? देख लो, फिर भी इसको 100 से डिवाइड करके देख लो और इसको 500 से करके देख लो, तो उसके मुकाबले में वो छोटे ही नंबर आएगा, फिर भी वो छोटे ही नंबर आ रहा होगा। सही है। तो यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू आई? 0.001। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस 1 मीटर के वायर से अगर पोटेंशियोमीटर बनाओगे तो सबसे कम रीडिंग क्या पढ़ोगे? मतलब बैटरी की सबसे कम ईएमएफ ये पढ़ सकते हो। जब आप 5 मीटर के वायर से बनाओगे तो सबसे कम रीडिंग क्या पढ़ सकते हो? 0.0002। मतलब और रेंज बढ़ गया आपका। मतलब मैं इस वाले पोटेंशियोमीटर से इतने कम, सही है, बैटरी की ईएमएफ को डिटरमाइन नहीं कर सकता था, तो मैंने और मोर सेंसिटिव बनाया। बल्कि पोटेंशियोमीटर के बारे में कहा जाता है एक ऐसा डिवाइस है कि इंसान के दिमाग और दिल के दरमियान जो ब्लड का फ्लो है ना, उसको भी, उसके इंफॉर्मेशन जो फ्लो हो रहा है उसको भी कैलकुलेट कर सकता है। पोटेंशियोमीटर इतना सेंसिटिव डिवाइस होता है। सही है। तो इसी तरीके से मैंने कहा कि इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। से इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज द, सही है बेटा। अब मैं इसकी कैलकुलेशन कराऊंगा। नहीं सर, नहीं, वो करना शुरू कर लिया बेटा। वीटस्टोन ब्रिज तो इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था, अभी तो वीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया ही नहीं है। तो वीटस्टोन ब्रिज में क्या बता दें भाई? वीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस को मालूम करता है, ये एप्लीकेशन है। देखें, इसमें स्टूडेंट अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना चाहें, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे स्टूडेंट L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L1 होता है। और जब भी आपको पोटेंशियोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई, सही, L1। इस तरीके से हमारे पास, बल्कि स्टूडेंट ये L2 होता है और ये R।
देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे रीडिंग ले रहे होते हैं, यहाँ पे आपने रीडिंग लिया तो दो वायर में डिवाइड हो गया, ये L1 L2। कहीं पे भी अगर हम इसको रखकर स्टूडेंट, हम जो पॉइंट होता है, हम जॉकी को रखकर रीडिंग ले रहे होते हैं तो वायर दो लेंथ में डिवाइड हो जाते हैं, एक L1 है एक L2 होगा। L1 ऑलवेज ग्रेटर होगा L2 से, L1 ऑलवेज ग्रेटर होगा L2 से। R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है। जब क्वेश्चन में जंक्शन की बात की जाए, मतलब एक वायर दो वायर में डिवाइड हो रहा होगा, टू की के हवाले से बात की जाए, टू वेज की, तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं L1 अपॉन L2 रेशो ऑफ ईएमएफ के लिए, और L1 ग्रेटर होता है L2 से। और इसी तरीके से अगर कॉमन जंक्शन मतलब कंजंक्शन की बात की जाए, जब फोर वेज मतलब एक वायर चार में डिवाइड हो रहा होगा, फोर वे की में आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, फोर वेज स्कीम है, इसको कॉमन जंक्शन कहते हैं। एक वायर का दो वायर में डिवाइड होना जंक्शन है, एक वायर का तीन चार में डिवाइड हो जाना कॉमन जंक्शन कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है E1 प्लस E2, E1 माइनस E2 के, और L1 अपॉन L2। हमेशा स्टूडेंट L1 ग्रेटर होगा L2 से, L1 ऑलवेज ग्रेटर होगा L2 से। बात कराते हैं सबसे। बोले बेटा, टेम्परेचर राइज करता है, सही है, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएंगे। टेम्परेचर रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनल होता है, हम रियोस्टेट से कम कर देते हैं, इसलिए हम रियोस्टेट लगाते हैं प्रैक्टिकल में, मतलब ऑपरेटर्स के साथ। सही है, ऑन कर दो। इससे बोलो मैसेज करें, माइक नहीं चल रहा। बेटा माइक नहीं चल रहा है, 2510। सही है, मैसेज कर दो, मैं देख रहा हूं। बेटा इसका क्वेश्चन एनटीएस में इस टॉपिक से अब फिलहाल तो नहीं आया, क्योंकि इस चैप्टर तो बहुत आसान, लेकिन बुक में टॉपिक है तो मैंने पढ़ाया है इसलिए। सही है, अब हम यहाँ पे स्टूडेंट इसके क्वेश्चन देखते हैं। दिखाइएगा बेटा, मैं पेपर दिखा रहा हूँ, आंसर बताइएगा मुझे। सही है, मैंने प्रैक्टिस के लिए करा दिया है। वैसे अभी तक तो पेपर में कोई ऐसा सिर्फ एक डेफिनेशन का सवाल बना था पहले वाले पॉइंट से कि पोटेंशियोमीटर क्या डिटरमाइन करता है, ये दो दफा सवाल बना है, 2012-11 के अंदर, 12 और 13 में ऐसी बना है। सही है, सिर्फ पहला वाला पॉइंट जो है वो सवाल एनटीएस में आया है। आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा बच्चों, 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, अभी क्लियर हो जाएगा। सुबह मैं आपको कह रहा हूं अभी क्लियर हो जाएगा, मेरे बच्चे टेंशन नहीं लेते हैं। अभी आपको जो मैंने काम दिया ना, पहले वो करो, इंशाल्लाह आपको क्लियर जरूर होगा। आप 4 क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जरूर क्लियर होगा। पेपर थोड़ा जूम करें। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में एक पोटेंशियोमीटर है और इसमें एक लेंथ दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर और एक लेंथ दिया हुआ है 75। तो 85 जो है वो L1 होगा, 75 जो है वो L2 हो जाएगा। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपके पास है वो 7.5 है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। तो ये पहला फॉर्मूला अप्लाई कर लें, ये पहला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसकी एक पिक्चर लीजिएगा, इसकी एक पिक्चर लें, पहला फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों, स्मॉल आर बराबर है L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2। इससे आंसर आप बता सकते हैं। ऑन करें, ऐसे ऐसे करें। जी बेटा बन रहा है, अभी मैं बनाऊंगा भी स्टूडेंट।
आप में से वो तमाम बच्चे जिन्होंने ए ऑप्शन बताया 1, उन सब ने सही बताया है, तो इसका राइट आंसर 1 है। अब आप देखो इसका राइट आंसर 1 है। देखिए राइट आंसर इसका जो है वो 1 आंसर आ रहा है, मतलब स्मॉल आर अगर आप निकालना चाह रहे हैं, स्मॉल आर अगर आप निकालना चाह रहे हैं स्टूडेंट, तो देखो स्मॉल आर निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, से इस फॉर्मूले के तहत निकालते हैं। तो R1 L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2, और ये R है। तो ये देखो आपने क्या किया इस कंडीशन में, ये 85 है, ये 75 है, नीचे फिर 75 है, और ऊपर 7.5 है आर की वैल्यू। तो ऊपर देखो 10 इंटू 7.5 और नीचे 75, तो ऊपर 10 इंटू 7.5 75 डिवाइडेड बाई 75 हो जाएगा, 1 ओम्स आ जाएंगे। सही है, तो इस कंडीशन में इसका राइट आंसर 1 ओम्स आ गया। अब जो कह रहे थे ना सर ये 2 पॉइंट हमें क्लियर नहीं हुआ, इंशाल्लाह अब आपको क्लियर हो जाएगा। सही है, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं वो क्लियर होगा, लेकिन पहले ये बताओ कि ये वाला सवाल क्लियर हो गया, क्वेश्चन 4, कि L1 हमेशा ग्रेटर लेंगे L2 से, इसमें ग्रेटर लेंथ जो गिवन होगा वो L1 है और जो कम होगा वो L2 होगा। अच्छा अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, दिखाइएगा सर। अब ये मैं इसी E1 और E2 वाले रेशो वाले फॉर्मूले से हम बात करेंगे। इसका सवाल है क्वेश्चन 6। अब आप क्वेश्चन 6 को पढ़ें। इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट टू सेल EMF E1 E2 यूज सीरीज में है स्टूडेंट वो, फिर कह रहे हैं एक आपके पास लेंथ दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर और एक 29 मीटर दिया हुआ है, ये 2 लेंथ दिए हुए हैं। तो L1 58 होगा, L2 आपके पास क्या होगा 29 होगा। अच्छा इस सवाल में देखो लिखा हुआ है कि एंड इन कंजंक्शन एंड बैलेंसिंग लेंथ, कंजंक्शन बन रही है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सम एंड डिफरेंस वाला। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों, सम एंड डिफरेंस वाला। सही है। अब आप कह रही थी ना बेटा सुबह के मुझे नहीं समझ में आया, अगर यहाँ पे जंक्शन की बात होती ना तो मैं E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2 वाला फॉर्मूला लगाता। अब यहाँ पे जंक्शन जो है वो कंजंक्शन पोलराइज हो रहा है। सही है। अब आप देखो कंजंक्शन की बात है, मतलब 4 वेज की बात है, हटा दीजिए। सही है। देखो बच्चों अब मैं आपके सामने ये बता रहा हूं, क्योंकि इस सवाल में आपके पास जो बातें की हुई थी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं, ये तो 4 है। सही है। E1 प्लस E2 का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि कॉमन जंक्शन की बात की गई इस सवाल में। ये तो स्टूडेंट आपने प्रैक्टिकल अगर किया हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया होगा 4 वेज, क्योंकि बेसिकली ये टॉपिक है प्रैक्टिकल का। सही है, मैंने इतने डिटेल में पढ़ा दिया, ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है, थ्योरी में पढ़ते ही नहीं है हम। सही है। तो देखें E1 प्लस E2, नीचे आपके पास क्या होगा E1 माइनस E2, और इसी तरीके से L1 58 है और नीचे 29 है, ये 1 और ये 2। आप इसको एलसीएम ले लें, ये यहां से स्टूडेंट कैंसिल हो गया इस तरीके से, तो ये आपके पास क्या होगा इधर E1 प्लस E2 और ये हो जाएगा 2E1 माइनस E2 होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट E1 प्लस E2 ऐसी रहा, 2E1 और माइनस का 2E2, साइडें चेंज करा लें, इसको इधर ले आए E2 को और इसको सही इस तरफ लेके चले जाएं, तो हमारे पास ये हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद सही है E2 प्लस 2E2 और 2E1 माइनस E1, तो भाई देखो यहाँ पे क्या बचेगा 3E2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो गए E1। अगर मैं इसके बाद स्टूडेंट इसको इसके नीचे भेज दूं तो 3 बराबर होगा E1 अपॉन E2, हमें यही निकालना था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3:1 इसका राइट आंसर है। सही है, 3:1 इसका राइट आंसर होगा, 3:1 इसका राइट आंसर होगा। अब बताओ अभी भी क्लियर नहीं हुआ, सुबह अभी भी आपको समझ में नहीं आया, आपने प्रैक्टिकल की थी स्टूडेंट, नहीं किया होगा आपने प्रैक्टिकल, आपने प्रैक्टिकल नहीं किया होगा ना, और थ्योरी क्लास में भी नहीं किया होगा ये।
ये बड़े बोल रहे हैं दूसरे। चलो सही है स्टूडेंट, ये तो मेरे ख्याल से सिंपल सी दो बात है। मैं एक दफा फिर कोशिश करता हूँ शायद अपनी बात समझा सकूं। मैंने ये कहा जब इसका प्रैक्टिकल होता है, आपने देखा ही नहीं ऑपरेटर, तो जाहिर सी बात है समझ में ही नहीं आएगा। ये 2 वेज की होते हैं तो हम ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, और जब 4 वेज की होते हैं तो कॉमन जंक्शन बनता है। सही है, चार एक वायर 2 वायर में डिवाइड होता है उसको जंक्शन कहते हैं, एक वायर 2 से ज्यादा में डिवाइड होता है तो कंजंक्शन कहलाता है ये। तो उस कंडीशन में हम ये सम एंड डिफरेंस मेथड लगाते हैं, और इस कंडीशन में हम ये लगाते हैं। ये डिफरेंस है न्यूमेरिकल में अप्लाई करने का। बाकी स्टूडेंट इसमें 2-3 छोटे मोटे पॉइंट्स रहते हैं। एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स रहता है, ओम मीटर रहता है, इनके चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। सही है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स की हेडिंग बना लें, पीओ बॉक्स या पोस्ट ऑफिस बॉक्स की हेडिंग बना लें। ईशान के कमरे से बुक लेकर आए, ईशान के कमरे में बुक। देखिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स स्टूडेंट क्या है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स सही है लिखेगा। पोस्ट ऑफिस बॉक्स के हवाले से स्टूडेंट 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लें। टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस, पीओ बॉक्स भी क्या करता है, पीओ बॉक्स से जो रिलेटेड स्टूडेंट 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही है, इसकी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं पूछी जाएगी। ये भी टू डिटरमाइन करता है, टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। सही है, और इसी तरीके से ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। ये 2 बातें आपने याद रखनी है पीओ बॉक्स के लिए। पीओ बॉक्स स्टूडेंट पोस्ट ऑफिस बॉक्स से ये भी अननोन रेजिस्टेंस को काउंट करता है और मीटर ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। सेम चीज है, जो मीटर ब्रिज करता था वही काम ही करता था। सही है, दोनों का काम सेम है। अब आपके जहन में सर मीटर ब्रिज भी था तो ये इसको बनाने की क्या जरूरत थी, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर होती है स्टूडेंट। मतलब मीटर ब्रिज से पोस्ट ऑफिस की एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर होता है, तो इसका काम भी अननोन रेजिस्टेंस को ही मालूम करना है। ये कंडीशन है। देखिएगा बेटा, एक चीज होता है ओम मीटर, जो ओम मीटर होता है इसका काम होता है रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। इसका काम भी होता है रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करना। और ओम मीटर बनाने के लिए हमें एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर ये पूछते हैं। ओम मीटर जो है बहुत क्विकली, मतलब बहुत फास्टली स्टूडेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकता है। बहुत जल्दी रेजिस्टेंस को फाइंड करने वाली डिवाइस को हम ओम मीटर कहते हैं। जबकि ओम मीटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं स्टूडेंट देख लीजिएगा। एक हमारे पास सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है। सही है, ओम मीटर के अंदर लिख लें एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं। सही, एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, और एक रेजिस्टेंस होता है। ये सवाल पूछा जाता है स्टूडेंट कि ओम मीटर हम किस किस चीज से बताते हैं, तो एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होते हैं, और नंबर 2 एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं जिसे हम सही है, जिसे हम एडजस्टेबल रेजिस्टेंस कहते हैं। और हम इसी तरीके से नंबर 3 टॉर्च सेल यूज करते हैं, टॉर्च सेल। से टॉर्च सेल मतलब जो टॉर्च सेल है ना, हम सेल को हम टॉर्च सेल कह रहे हैं, मतलब टॉर्च वगैरह में जो सेल यूज करते हैं वो। एक चीज और हमें क्लियर होने चाहिए, एवीओ मीटर, एवा मीटर होता है एक, एवीओ मीटर। सही, एवीओ मीटर, एवा मीटर
इसको हम मल्टीमीटर भी कहते हैं। ए फॉर एमीटर, मतलब करंट मेजर करेगा। वी फॉर वोल्टमीटर, सही। ओ फॉर ओम मीटर, मतलब ये मल्टीमीटर होता है। ये करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों को मेजर कर सकता है। सिलेक्टर लगा होता है। तो ये स्टूडेंट एंड हो गया ये चैप्टर स्टूडेंट। इसके स्टूडेंट थ्योरी वाले क्वेश्चंस बन रहे होते हैं वैसे एग्जाम में, सही है। क्वेश्चन जिसका बनता है वो थ्योरी वाला बन रहा होता है। अब आप लोगों ने स्टूडेंट टेस्ट देना है, सही है। अब आपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेनी है। अब मैं अगली क्लास में आऊंगा तो पहले टेस्ट लूंगा, सही है। बाकी इनका कोई काम नहीं है बेटा। 2443 इन फॉर्मूले का कोई काम नहीं है। वैसे स्टूडेंट आप इसके पुराने 20 ईयर 10 ईयर्स के पेपर उठा के देखिएगा तो सारे से कौन किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, सही, ये सारी चीजें पूछी हुई हैं, सही है। टेस्ट भेजा मैंने जो आपको पहले से बताया हुआ था। इसके अलावा स्टूडेंट सब्जेक्ट टेस्ट के लिए भी डेट आपको पूरा सब्जेक्ट का बता दूंगा। अभी 16 17 18 19 20 तक टेस्ट होगा जो मैंने पहले से बताया हुआ था, सही है। और उसके बाद स्टूडेंट, सही है, उसके बाद ऐसा सिलसिला है कि पूरे के पूरे स्टूडेंट सेकेंड ईयर फिजिक्स का टेस्ट होगा, सही है। तो पहले मैं अब अगली क्लास में आऊंगा तो टेस्ट लूंगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट हम जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम पूछेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। चैप्टर बताया ना, बता दिया ना 16 से।